अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कौन से एडवांस लेवल के ट्रीटमेंट्स अभी मौजूद है? बिकॉज जब बात ट्रीटमेंट की आती है, डायग्नोसिस के टाइम पे ही ऑलमोस्ट पीपल डर जाते हैं कि ट्रीटमेंट में हमें रेडियोलॉजी एंड कीमोथेरेपी में हम जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एंड जब डॉक्टर्स ये रिकमेंड कर देंगे तो वो लोग ये एक कंक्लूजन पे आ ही जाते हैं कि एक सर्टेन टाइम के बाद हमारा डेथ ही जो है रिजल्ट रहेगा। एंड हम हर कैंसर के टॉपिक पे जब भी हम बात करते हैं, हम ये क्वेश्चन जरूर अराइज करते हैं, बिकॉज लोग जो है जो अपनी माइथोलॉजी कैरी कर रहे हैं अपने दिमाग में, उसको थोड़ा क्लियर कर ले। तो इस पर आप थोड़ा जो है गौर फरमाइए। बेशक। तो आपके एक सवाल का मैं कुछ ऐसे पार्ट्स बनाऊंगा। तो सबसे पहले ये है कि कैंसर कोई भी रहने दो, ऐसा एक डेथ सेंटेंस नहीं है कि अगर कैंसर हो गया तो पेशेंट वाकई सकम करने वाला या उनकी जान चले जाने वाली है। कैंसर में कई सारे वैरायटीज हैं, मतलब कई सारे उसमें ट्रीटमेंट मोडालिटीज अभी हमारे पास अवेलेबल है और स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कैंसर का। अब बात करें हम ब्लड कैंसर्स की, तो आमतौर पर जो इसका ट्रीटमेंट है वो कीमोथेरेपी ही है। रेडिएशन का ल्यूकीमिया में कुछ रोल नहीं होता है ज़्यादा, आमतौर पे हम कीमोथेरेपी के ज़रिए ही इसका इलाज करते हैं। एंड अक्सर पेशेंट्स ये सोचते हैं कि कीमोथेरेपी वगैरह करने से जो है उनको काफ़ी नुकसानात हो सकते हैं, पर अभी इतने एडवांस कीमोथेरेपीज वगैरह आए हैं जिससे कम साइड इफ़ेक्ट्स है, मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स है और बीमारी पर अच्छा असर भी आ सकता है। पर देखिए, कोई भी ट्रीटमेंट रहने दीजिए, उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं। मेन चीज़ क्या है, पेशेंट का जो पर्सपेक्टिव है, जो उनकी थिंकिंग है, वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए कि अब बीमारी आई है तो उसको हमें टैकल करना है, उसका जो भी ट्रीटमेंट है उसको फेस करना है, आगे चल के इसको क्योर करने के लिए हमारी कोशिश करना है। तो ये चीज़ सबसे अहम है कि पेशेंट को पहले काउंसलिंग अच्छी तरीके से करना होता है कि वो ट्रीटमेंट बराबर ले सकें। ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स के बारे में हम लोग इसीलिए डिटेल में बताते हैं। उनके जो डाइट रिस्ट्रिक्शंस है, क्या डाइट फॉलो करना है, ये सब चीज़ें हम लोग उनको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अब एक छोटा सा मैं रिमाइंडर समरी आपसे लेना चाहूंगी। आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि बोन्स के अंदर जो है ब्लड सेल्स का ये जो ल्यूकेमिया है वो प्रोडक्शन ब्लड बोन मैरो में होता है। तो ये बोन मैरो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या ट्रांसप्लांट पे जो है आ जाता है या कैसे होता है, आप ये हमें बताइए। आप ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट के बारे में बोल रहे, ठीक है। तो ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है, पहले कीमोथेरेपी देते हैं हम ताकि वो जो अबनॉर्मल सेल्स है वो फौरन तौर पर कम हो जाएं। एंड उसके बाद जैसे मैं बताया था कि बोन मैरो हम कुछ स्पेशल टेस्ट करने से कुछ ऐसे नए एडवांसेस भी आ सकते हैं जिसके हम टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट में। एंड अगर पेशेंट का रिलैप्स होता है, यानी कि कैंसर अगर वापस आ जाए या उन्हें ऐसे टाइप का ब्लड कैंसर है जैसे कि खास तौर पे अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया करके एक काफी डेंजरस टाइप का ब्लड कैंसर है, जिसे हम कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट के कोई डोनर को ढूंढकर हम उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी कि किसी हेल्दी डोनर का बोन मैरो लेकर हम पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट का काफ़ी एक प्रोसीजर प्रोटोकॉल होता है, उसका डोनर का मैचिंग वगैरह करना ज़रूरी होता है। ये हर कैंसर में इस्तेमाल नहीं होता है, हर ब्लड कैंसर में ज़रूरी नहीं है। चंद ऐसे कैंसर है जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, स्पेशली जो क्रॉनिक ल्यूकीमियाज है उसमें हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरी नहीं होती। और जो अक्यूट ल्यूकीमियाज है, खासतौर पर अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया जो है, उसमें हम आमतौर पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट का भी इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ आपने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ये मेंशन की थी कि थोड़े से साइड इफेक्ट्स जो है नज़र आते हैं, वो भी इन रेयर केसेस। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक डर लोगों में होता ही है, किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए उसके साइड इफेक्ट्स बहुत पहले देखते हैं लोग। तो इसका क्या कोई साइड इफेक्ट है ल्यूकेमिया का? जी, ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में आमतौर पे जो साइड इफेक्ट्स देखने को आते हैं वो भी काफ़ी लिमिटेड होते हैं और कम ड्यूरेशन तक होते हैं। अक्सर पेशेंट्स जब कीमोथेरेपी लेते हैं तो उसकी वजह से उनको मतली हो सकती है, वॉमिटिंग्स आ सकते हैं, लूज मोशंस हो सकते हैं क्योंकि उनका खाना जो है अब्जॉर्ब नहीं होता ठीक से। और ख़ास तौर पर जो पहला महीना होता है ट्रीटमेंट का ल्यूकीमिया के दौरान, इनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारे इन्फेक्शन आने का रिस्क बढ़ जाता है। उस टाइम पे पेशेंट को हम बोलते हैं कि वो आइसोलेशन में रहें, दूसरे पेशेंट से ज़्यादा इंटरेक्शन ना करें और मास्क वगैरह और सैनिटाइजेशन का रेगुलर इस्तेमाल करते रहें। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है कीमोथेरेपी के दौरान।
और एक और इम्पॉर्टेंट है, खासतौर पे लेडीज के लिए ज़रूरी है कि हेयर फॉल होता है कीमोथेरेपी के दौरान, खासतौर पे ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में, पर वो भी टेम्पररी एंड रिवर्सिबल है। जैसे हमारा ट्रीटमेंट मुकम्मल होता है ल्यूकीमिया का, बाल भी अक्सर वापस आ जाते हैं पेशेंट के। अब ल्यूकेमिया का अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आई गेस, बिकॉज जितना जल्दी लोग इसे डिटेक्ट कर ले वो उनके लिए उतना अच्छा है। जी जी। बिकॉज कोई भी बीमारी ले लो आप, उसको जल्दी डिटेक्ट करना ही एक बहुत बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। जी जी। अब मैं आपसे और एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपके पेशेंट हिस्ट्री में कोई ऐसा पेशेंट रहा है जो ल्यूकेमिया को सर्वाइव किया हो या उसको बीट करके आगे बढ़े हों? जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं मेरे जो ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट ले चुके हैं और अभी भी फॉलोअप पे हैं, और उनका डिजीज़ भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल में है। ख़ास तौर पे एक ल्यूकीमिया है जो मैं बोल रहा था, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ALL करके एक ब्लड कैंसर होता है। इसमें 3 कैटेगरीज होते हैं, एक लो रिस्क होता है, एक मीडियम रिस्क और एक हाई रिस्क होता है। तो अक्सर जो लो रिस्क वाले ल्यूकीमिया पेशेंट्स आते हैं वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका रिलैप्स रेट्स भी काफ़ी कम होता है। ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जो फॉलोअप पे आए हैं एंड उनका डिजीज़ भी, उनका कैंसर भी अच्छा कंट्रोल में है। दूसरी बात, ये जो क्रॉनिक ल्यूकीमियास होते हैं उनका भी आउटकम्स काफ़ी अच्छा होते हैं, उनके भी जो है सर्वाइवल जो है काफ़ी बेहतर होते हैं। ख़ास तौर पे जब हम टारगेटेड थेरेपी इस्तेमाल करते हैं उन पेशेंट्स के लिए, उनकी बीमारी बिल्कुल जैसे कोई किसी को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन हो गया वैसे ही कोई बीमारी होती है, सिंपल टैबलेट से हम उनका ट्रीटमेंट करके बीमारी को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ल्यूकेमिया क्या कंप्लीट क्योरेबल डिजीज़ है, उसे कम्प्लीटली ओवरकम किया जा सकता है या उसे सिर्फ प्रिवेंट किया जा सकता है? ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है और अक्सर पेशेंट्स भी मेरे ये पूछते हैं कि क्या ल्यूकीमिया कम्प्लीटली क्योरेबल है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ल्यूकीमिया डिपेंड करता है कौन सा टाइप का ल्यूकीमिया है, कौन सा रिस्क का ल्यूकीमिया है। तो लो रिस्क ल्यूकीमिया डेफिनेटली क्योर पॉसिबल है, जो इंटरमीडिएट रिस्क होता है वो थोड़ा सा 50-50 चांस, एंड जो हाई रिस्क ल्यूकीमिया है उसका क्योर रेट्स काफ़ी कम होते हैं। उसमें हम अक्सर पेशेंट्स को बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है, एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के बावजूद भी उन्हें फिर ये बीमारी का सामना करना पड़ता है, रिलैप्स चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो जितना लो रिस्क है ल्यूकीमिया का क्योर उतना ज़्यादा पॉसिबल है, एंड क्रॉनिक ल्यूकीमियाज भी कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है मैं बोलूँगा, पर वो ट्रीटेबल है, यानी कि हम मेडिकेशंस के जरिए उसको कंट्रोल में रख सकते हैं, पर पूरा रूट से निकाल नहीं सकते उसको।